ठीक ठीक है। है, सुनो इधर। अब देखो ये चीज़ याद रख लेना, ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। और ये आपकी बार जैसे इससे रिलेटेड एक एक्ट भी पारित हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, आपकी बार जरूर आएगा। देख लेना, दिल्ली से रिलेटेड जो भी मैंने देखा है 2017 से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब भी दिल्ली से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट होता है ना तो यूपीएससी क्वेश्चन जरूर पूछता है, चाहे आप उठा के देख लेना पेपर, ठीक है। दिल्ली से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट होता है तो यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है मेंस में, ठीक। दूसरी बात, दिल्ली और सेंटर में जब विवाद होता है तो तब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो ये पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें मैं बता रहा हूँ जैसे ये वाला 69 अमेंडमेंट, ठीक है। और एक और आएगा जिसमें वो आया था, तो उसने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब देखते भाई ये क्यों चर्चा में, संघवाद दिल्ली का विशिष्ट दर्जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या विवाद होता रहता है, मैं एक बार तुम्हें चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है, ताकि फिर आपको ये जब आर्टिकल पढ़ोगे थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है ना, देखो एक इंडिया में देखो एक सेंटर होता है, एक स्टेट होता है और एक यूनियन टेरिटरी होता है, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी और स्टेट में ना कभी इक्वल पावर नहीं रहती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे देखो फाइनेंस कमीशन जो होता है, फाइनेंस कमीशन जो पावर मतलब जो पैसे का डिवोल्यूशन करता है, अंतरण करता है, वो याद रखना कि वो सेंटर और स्टेट में करता है, याद रखना ये चीज़, वो कभी भी यूटी में नहीं करता। तो पहला विवाद ये रहता है, क्योंकि वो सेंटर के थ्रू इनको पैसे मिलते हैं यूटी को, याद रखना, ठीक है। तो पहला ये विवाद रहता है। दूसरा जो विवाद रहता है यूटी को लेके कि यूटी को ना जो पावर होती है ना, जैसे मान लो कि लैंड हो गया, ठीक है, और तुम्हारा पुलिस हो गया, ठीक है, ये सेंटर के पास रहता है, ठीक है। वहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, जैसे मान लो कि दिल्ली में है, पौडीचेरी में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पे भी रहेगी, तो वहाँ पे उनके पास ज़्यादा पावर नहीं रहती है। तो सबसे बात याद रखना कि हमेशा पावर टसल हमेशा चलती रहती है, एक पावर गेम भी बोला जाता है इसको, कि पावर के लिए हमेशा लड़ाई होती रहती है, सेंटर और यूटी में हमेशा लड़ाई होती रहती है। रीजन जैसे केजरीवाल चाहता है कि सारी पावर मेरे पास हो, लॉ एंड ऑर्डर भी है ना, वो भी रहता है किसके पास, सेंटर के पास, ठीक है। तो देखो क्या एक लैंड हो गया, ठीक है, पुलिस हो गया, ये तीनों चीज़ है ना सेंटर के पास रहती है, तो इसके लेके विवाद हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो इसी कारण से हमेशा ये है। अब देखो केजरीवाल की ये डिमांड थी कि वो दिल्ली को ना एक स्टेट का दर्जा दिया जाए, पर याद रखना कि देखो कभी नहीं दिया जा सकता और कभी देगा भी नहीं। और कोई भी चाहे खुद कल केजरीवाल है ना सेंटर में आ जाएगा ना और फिर चाहे उनके भविष्य में इनकी सरकार भी यहाँ पे रहेगी ना यूटी में, मतलब दिल्ली में सरकार रहेगी, तब भी वो दर्जा नहीं देगा। उसका रीजन जो कारण बोले जाते हैं, उसका कारण ही बोला जाता है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि देखो पहली बात, सेंटर जो बैठा है पूरी तरीके से, देखो संसद भी यहीं पे है, ठीक है, और अपना जितना भी है न्यायपालिका सब यहीं पे है। तो इसके कारण क्या होता है कि भाई सबाई सी बात है, ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, तो इसके कारण भाई सबाई सी बात है, जैसे पुलिस है वो दिल्ली को सही सौंपी जा सकती है, क्योंकि सबाई सी बात है सेंटर के कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि भाई सबाई सी बात है सारा जो संसद वंसद है सब है, इसकी सुरक्षा करना, ये सारी चीज़ें इनकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस कारण से कभी भी देख लेना दिल्ली कभी पूरा स्टेट नहीं बन सकता, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये सारे विवाद रहता है। अब अपन देखते हैं कि इन विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, और मैं बता रहा हूँ हमेशा यही रहा है कि कभी भी यूटी को एक पूर्ण राज्य दर्जा नहीं दिया जा सकता, उसकी ये कंडीशन होती है, ठीक है। और इसीलिए वो पावर टसल चलता रहता है, यही कारण है जो हमेशा दिल्ली देखो। और एक चीज़ आप ये और नोटिस किया करो, दिल्ली के अलावा ना और कोई यूनियन टेरिटरी चर्चा में नहीं रहती है, ये चीज़ मोस्टली याद रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, हाल ही के दिनों में केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के बीच टकराव चल रहा है, मैंने पहले बता दिया ये टकराव चलता रहता है हमेशा। इसके कारण कार्यों का अतिव्यापन है, मैंने वही बोला कि देखो अब इसका जो रीजन है, जैसे अभी याद रखना कि अभी जो नया बिल आया है संसद में, उसमें क्या हो रहा था, देखो ध्यान से समझना। देखो एग्जीक्यूटिव होती है और एक लेजिस्लेचर बॉडी होती है, ठीक। अब जैसे मान लो कि एग्जीक्यूटिव में दो पार्ट की आती है, एक परमानेंट होती है, एक नॉन परमानेंट होती है, ठीक। अब नॉन परमानेंट में क्या होता है कि जैसे मान लो कि केजरीवाल है, इनके गवर्नमेंट के मंत्री है, ये है। परमानेंट में कौन से आते हैं, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि जो बाढ़ आ गई थी ना दिल्ली में, तो उस टाइम जो नॉन परमानेंट जो मेंबर थे एग्जीक्यूटिव के, उनको आदेश दे रहे थे। तो केजरीवाल ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि ये हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तो सेंटर ने इनके बचाव में क्या किया, इन्होंने यहाँ पे बोला कि नहीं, अब आगे से ये भी हमारे कंट्रोल में रहेंगे, कि हमारा जो एलजी जो होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, जो वो आदेश देगा उसका पालन करेंगे, ना कि चुनी हुई सरकार के द्वारा जो है वो किया जाए।
तो ये सही नहीं है, क्योंकि सबाई सी बात है, देखो ब्यूरोक्रेट का काम ही यही होता है कि जो लेजिस्लेचर है, जो बॉडी चुन के आती है, उसके आदेशों का पालन करना। ये चीज़ याद रखना हमेशा, ठीक है। तो सबाई सी बात है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को लेके क्या होता है, वो ओवरलैप होता रहता है कि देखो अब जैसे मान लो कि अब सबाई सी बात है कि सेंटर की बात माने, जो ये मान लो कि जो केजरीवाल की माने, तो कार्यों का अतिव्यापन हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे एलजी भी अपनी तरफ से कुछ, मान लो कि कोविड में ऐसा हो गया था कि जैसे एलजी भी कुछ गाइडलाइंस दे रहा है, ठीक है, और इधर मुख्यमंत्री कुछ गाइडलाइन दे रहा है, सीएम भी कुछ गाइडलाइन, तो सबाई सी बात है ये ओवरलैप होगा ही, और ओवरलैप होगा तो सबाई सी बात है कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी लॉकडाउन में भी, इसीलिए देखना कि बहुत सारे विवाद हुआ था इस चीज़ों को लेके, और उस टाइम भी एक दो बिल आए थे कोरोना काल में भी, ठीक है। तो इसके कारण कार्य का अतिव्यापन जो केंद्र शासित प्रदेशों में नियमित प्रशासनिक कार्य को प्रभावित कर रहा है। अब सबाई सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कार्य प्रभावित होगा, ठीक। अब बात आती है, देखो अब विजन की जो मैगजीन की खासियत ये होती है कि ये थोड़ा बेसिक से चीज़ों को कवर करता है, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखना कि अपने को इंपॉर्टेंट चीज़ें छांटनी है, वो चीज़ याद रखना, ठीक। अन्य संबंधित अभी फैक्ट है, अभी ज़्यादा चीज़ें अपनी इंपॉर्टेंट, बस एक बार पढ़ लो। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच का टकराव एक मामला चल रहा है। ये मामला दिल्ली में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के सिविल सेवकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित है। समझ में आया? तो मैंने वही बोला था, जो परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, अब उनका ट्रांसफ़र कौन करेगा, ठीक है। अभी यही मामला चल रहा था, देखो यही मामला, सोचे जनवरी की अपन मैगजीन पढ़ रहे हैं और अभी ये एक्ट बना है, तो लगभग 6-7 महीने ये मामला चला है। तो देख लेना आपके मेंस में जरूर क्वेश्चन आएगा, ये 100% है, ठीक। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश और कुछ नहीं बल्कि संघ भारत का ही एक विस्तार है, ठीक है। सब ऐसी बातों वो मतलब वही मानते हैं कि सेंटर के अधीन ही होना चाहिए, यूनियन टेरिटरी, कोई अलग से एक स्टेट की तरह बिहेवियर नहीं करे, ठीक। अब ये सारी चीज़ें मामला थी, ठीक। अब देखो, अब अपन देख लेते हैं कि दिल्ली से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविज़न है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ठीक है। अभी मैं फिर बता रहा हूँ, देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टैटिक पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर स्टैटिक पार्ट पढ़ोगे ना तो इनको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, समझ में आया? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अभी स्टैटिक पार्ट में 80% ज़्यादा ध्यान दो, और अपना करंट अफेयर 20% ही ध्यान दिया करो, ज़्यादा करंट अफेयर पे नहीं। अब देखो ये सब स्टैटिक में दिया हुआ, जाके पढ़ोगे ना अच्छी तरीके से दिया हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की वर्तमान स्थिति, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में जो दिल्ली है वो कैसे बनी है, ठीक है। ये मतलब कब इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, सारी चीज़ें देखो। वर्ष 1991 में संविधान में 69वां संशोधन किया गया था। इसके माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया था, याद रखना ये चीज़। अब देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से, ये अपन ने बहुत बार क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे उधर पॉलिटी के, ठीक है। साथ ही इसकी अपनी लोकतांत्रिक रूप से चुनी सरकार और विधानसभा का भी प्रावधान किया था। याद रखना कि पहली बार मतलब दिल्ली में एक विधानसभा का प्रावधान कब किया गया था, याद रखना 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में वो जोड़े गए थे प्रोविजन, वो भी याद होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 239A के बाद 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 239AA और 239AB को जोड़ा गया था, ठीक। विधानसभा के पास राज्य सूची या समर्थित सूची में कुछ भी सूचीबद्ध करने की शक्ति होगी, जहाँ तक कि ऐसा कोई मामला जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता हो, ठीक है। मतलब वही जो राज्यों के पास पावर, राज्य सूची में जो पावर मिलती है इनको भी मिलती है, परंतु हमेशा याद रखना सेंटर जो चाहेगा, जैसे मान लो पुलिस उनको नहीं देता, लॉ एंड ऑर्डर नहीं देता, उनको ज़मीन नहीं देता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन कुछ मामलों में विधानसभा को शक्ति प्राप्त नहीं, ऐसे मामलों में शामिल है राज्य सूची की प्रविष्टि 1, 2 और 18। मैंने बोला ना, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ठीक है। जैसे लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर अन्य मुद्दों और राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो ये वाले प्रोविजन है ना, दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं होते हैं। राज्य सूची की प्रविष्टि 64, 65 और 66 से संबंधित मामले, जब तक कि वो मतलब देखो अब ये कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास कौन से 3 सब्जेक्ट नहीं है बस, जिसपे वो कुछ एक्ट नहीं कर सकती, तो ये पता होना चाहिए आपको। बस ये फालतू की चीज़ें है, ये कोई मतलब नहीं, अरे इतना याद भी नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो पहली बात ये हो गई। अगला, यदि उपराज्यपाल एलजी जो होता है, याद रखना, उसके मंत्रियों के बीच किसी मामले मतभेद हो जाता है तो उपराज्यपाल इस मामले को करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा ये निर्णय के अनुसार ही काम होगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि एलजी हमेशा क्या करता है, वो राज्यपाल की तरह भूमिका निभाता है। वो क्या करता है, राष्ट्रपति के पास भेज देता है, राष्ट्रपति जो डिसीजन देगा वो मानना पड़ेगा। एनसीटी दिल्ली में लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि के विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में, बस ये चीज़ याद रखना। और यही क्वेश्चन है ना 2022 में पूछा गया था, पर उन्होंने हिस्ट्री के तहत पूछ लिया 1919 एक्ट के तहत, उस टाइम भी ऐसा ही था। ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब देखो, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीजन दिया है इसके रिलेटेड अपन कुछ एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जीएनसीटीडी बनाम भारत संघ वाद में क्या हुआ था, ठीक। सुप्रीम कोर्ट को 2 जजों की पीठ ने इस वाद में सेवाओं पर
GNCTD और केंद्र की शक्तियों के सवाल पर अलग अलग निर्णय दिया है, मामलों को 3 जजों को पेट को भेजा था। ठीक, NCT दिल्ली बरका, अब देखो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस एक बार रीड आउट कर लो, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भारत संघवाद में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। उपराज्यपाल उन मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह मानने के लिए बाध्य है जो प्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में नहीं है। अब देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब देखो ये 3 पॉइंट होते हैं जो किसके पास होते हैं, उपराज्यपाल के। इनके अलावा अगर मान लो कि जो केजरीवाल की जो मंत्रिपरिषद है वो अगर बोल रही है तो उसको उपराज्यपाल को मानना पड़ेगा ये चीज़। भाई स्वाभाविक सी बात है, वो जनता की चुनी हुई सरकार है, उसको बात तो माननी पड़ेगी ना। हर मामले में अगर तुम टांग अटकाओगे तो क्या होगा, अरे ये होता है, देखो ना, इसीलिए तो बोला जाता है कि राजनीतिक वो जो होता है एजेंडे की तरह यूज किया जाता है इसको। पर याद रखना कि कौन कौन से मामलों में उपराज्यपाल रोक सकता है। पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य मुद्दे पर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है, परंतु इन पे सहमति जरूरत होती है। हालांकि CMO द्वारा लिए गए निर्णय, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए गए निर्णय से संबंध में उपराज्यपाल को सूचित किया जाना जरूरी है। पर हाँ, वो बिना सूचित किए हुए निर्णय नहीं ले सकती, ये चाहिए भी याद रखना। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों को लेके विवाद थे। ठीक है, तो यही जो बिल था, जो अभी जाके पारित हुआ है ये। ठीक है, मतलब अब देखो ये वाला जो देखो यार, ये देख लेना, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं कि दिल्ली सरकार के प्रशासन का विकास कैसे हुए, फिर ये बाद में देखेंगे अपन। पहले देखते हैं कि कैसे आज तक की जो स्थिति आई है वर्तमान में वो कैसे कैसे हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ था, इसे भाग सी का राज्य बनाया गया था। याद करो कि उस टाइम जब भारत आज़ाद हुआ था तो ABC 3 राज्यों में डिवाइडेड किया गया था। 3 में किया गया था, 4 में डिवाइडेड किया गया था, किसी को पता है? 4 में सर। हाँ 4 में ABCD कर, हाँ 4 में डिवाइडेड किया गया था। ठीक है, फिर वो 1951 में क्या होता है, निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का सृजन किया गया। ठीक है, अब उस टाइम ये दिल्ली का हुआ था 1951 में, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री। फिर उसके बाद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को UT का दर्जा दिया गया 1956 में। याद रखना UT का दर्जा कब मिला था, 1956 में। उसके बाद में 1966 में क्या होता, दिल्ली को सीमित प्रतिनिधि सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया था 1966 में। फिर ये 1991 में पारित हुआ, 69वां संविधान संशोधन GNCT अधिनियम 1990 में पारित किए गए थे। 1 मिनट को चार्जर लगा देता हूँ, 1 मिनट। देखो मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगा ना आपको, कोई भी बिल आएगा, मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो यही अपन ने देखा था 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत क्या हुआ था, इसके माध्यम से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा दिया गया था। साथ ही इसकी अपनी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और विधानसभा का भी प्रावधान किया गया था, ये याद रखना। 2021 में फिर से इसमें संशोधन हुआ है जो पारित हो गया है। ठीक है, अब देखो सुनो, अब यही अपन पढ़ते हैं कि क्या है इस बिल में, क्या है इसमें, क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं, वो पढ़ते हैं अपन। ठीक, अब देखो, विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का अर्थ होगा LG। इसको लेके बहुत विवाद हुआ था। और याद रखना, देखो ये जनवरी की बात है ना, फिर इसको है ना चैलेंज किया था यहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट ने, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया था। तो अभी बस इसको इतना पढ़ो, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन चेंज किया है। ये देखो ये गलत बात है ना, सरकार शब्द का मतलब LG होगा, तो स्वाभाविक बात है जो दिल्ली सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई वो क्या कहलाएंगे फिर। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में गलत बोला था, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ याद रखना। अभी लगभग जून या जुलाई की समथिंग डिसीजन आया था उसमें। ठीक है, पर ये याद रखना कि जिस टाइम ये बिल पारित हुआ था उसमें ये बोला गया था। और मैं फिर बता दूँ, ये चीज़ें PTVT के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे नहीं मेंस में इंपॉर्टेंट है। बस मेंस में हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो ये बिल पारित होता है उसको क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या नेगेटिव पॉजिटिव, वो चीज़ें पूछी जाती है हमेशा, ये चीज़ याद रखना। कभी भी बिल है ना ऐसा कि ऐसे सेम प्रोविज़न नहीं, कभी नहीं पूछता UPSC, कभी भी नहीं, नेवर। वो हमेशा उसके एप्लीकेशन पूछती है, ये चीज़ याद रखना। पर ये याद रखना, जब ये प्रोविज़न आपको याद रहेंगे, जैसे अभी ये भाई समझ में कॉन्ट्रडिक्शन है ना, अब ऐसे पॉइंट आपको पता होने चाहिए बस कि भाई ये कॉन्ट्रडिक्शन है, भाई LG को सरकार बोलोगे तो चुनी हुई सरकार है वो क्या कहलाएगी, मतलब समझ में है ना। तो बस ये इसीलिए पढ़ना चाहिए, पर कभी भी ना UPSC ऐसे नहीं पूछेगी भाई इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, नो नेवर आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। UPSC हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना।
दिल्ली के मंत्रिमंडल या किसी मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिए गए निर्णयों पर किसी भी कार्यकारी कार्रवाई से पूर्व उपराज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा। मतलब वही है कि स्वाभाविक सी बात है कि एलजी से पूछा जाएगा तभी वो कुछ निर्णय कर सकते हैं। मतलब स्वाभाविक सी बात है, मतलब एलजी को जब यहाँ पे एलजी को सर्वे सर्वा बना दिया तो स्वाभाविक सी बात है उसकी अनुमति के बिना कुछ कर ही नहीं पाओगे। अरे वो एक चीज़ आप इंटेंशन भी सोचा करो, भाई ये कौन लाया, सेंटर लाया है, तो सेंटर हमेशा चाहेगा कि वो अपने बंदे को ही पावरफुल बनाए। अब उनका बंदा कौन है, यहाँ पे एलजी है, तो एलजी को पावरफुल बनाएगा, उसी को सारी शक्तियाँ देगा, और जो चुनी हुई सरकार है उसको डिमोरलाइज करेगा, उसकी पावर को छीनेगा, बस ये चीज़ होगी। अब देख लें सारा प्रोविजन उसी टाइप से। उपराज्यपाल को उन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने या उन्हें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान की गई है जो संयोगवश किसी ऐसे मामले को शामिल करते हैं जो विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर है। समझ में आया? तो बस वही है, इसमें एलजी को पावरफुल बनाया जा रहा है। अब देखो ये अच्छा है कि क्या चैलेंजेस आ जाएंगे अगर मान लो कि ये प्रोविज़न जो है अगर ये लागू होते हैं तो इससे क्या समस्याएं आ जाएंगी। तो मैंने पहली बात वही बोला है कि स्वाभाविक बात है जो जनता द्वारा जो चुनी हुई सरकार पर उसका क्या महत्व रह जाएगा, वो तो स्वाभाविक सी बात है ना। तो भाई एलजी का जब मन करेगा तब उस बिल को उठा के राष्ट्रपति को भेज देगा, तो फिर वो गवर्नमेंट वहाँ की जो काम करे वो कैसे जनता के लिए काम कर पाएगी। ठीक है, विधायिका के विशेषाधिकारों के विरुद्ध है। अब देखो ये छोटा सा पॉइंट है, ये लिख सकते हो बस डायरेक्ट, अब इसमें कुछ लिखने क्यों है भाई। विधानमंडल को अपनी कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति उसे मिले विशेषाधिकारों का भाग है। ये विशेषाधिकार विधानमंडल के दोनों सदनों को प्राप्त है, परंतु स्वाभाविक सी बात है जब ये नियम बनाने जाती है तो एलजी की अनुमति हो जाती है। एलजी चाहे जिसको चाहे राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है उनके लिए विशेषाधिकारों के विरुद्ध गलत हो जाएगा। ये स्वाभाविक सी बात है कि अपनी मतलब ये मान के चलो अपनी शक्तियों का अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगला, एलजी की कार्रवाई की जवाबदेह नहीं। अब स्वाभाविक सी बात है, देखो ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो क्या होता है, जैसे मान लो देखो सरकार है, जैसे मान लो केजरीवाल की सरकार है, तो स्वाभाविक सी बात है जनता द्वारा चुन के आती है। ठीक है, और स्वाभाविक सी बात है जनता का प्रतिनिधित्व ये सरकार करती है। अब ये बोल दे कि एलजी सरकार है, सोचो ये कितनी बड़ी बात बोल दी है यहाँ पे। तो सोचो फिर स्वाभाविक सी बात है भाई ये सरकार तो जनता के प्रति उत्तरदायी, तो ये सही है एलजी तो वो कठपुतली होती है, राष्ट्रपति जिसको चाहेगा उसको उठा कर बना के भेज देगा। परंतु ये तो जनता के प्रति उत्तरदायी रहेंगे ना, इनको अगली बार चुनाव लड़के आना है तो भाई जनता से विश्वास होगा। अब स्वाभाविक सी बात है जनता के लिए कोई बिल बनाना चाह रहे हैं, समझो कोई बात, अगर वो मान लो उसको पारित ही नहीं कर पा रहा है, एलजी है वो उसको जाके राष्ट्रपति को भेज दे रहा है और वो अटका रहा है हर बिल को, तो भाई ये तो फिर अगली बार चुनाव में हार जाएंगे। और यही तो करती है, समझ में आया, सेंट्रल गवर्नमेंट यही तो करना चाह रही है। तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि स्वाभाविक सी बात है कि एलजी की कार्रवाई जब भाई एलजी से भी जवाबदेही है जनता के प्रति, जवाबदेह कौन है, सरकार है। प्रशासनिक, आप देखो रुको, प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए विधानसभा द्वारा कोई नियम नहीं बनाया जाएगा। कार्यकारी जवाबदेह सरकार की संसदीय प्रणाली का सार है, ये संविधान में मूल ढांचे का हिस्सा है, ये चीज़ याद रखना। ये तो बहुत मतलब बहुत गलत हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है एलजी की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आज जब सारा काम है एलजी कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है जनता के प्रति कौन जवाबदेह रहेगा। ठीक, चुनी हुई सरकार कमज़ोर करना, तो मैंने वही बोल रहा था, देखो वो चाहते ही यही है सेंटर की केजरीवाल की सरकार कमज़ोर हो। सरकार के रूप में एलजी और विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून को लागू करने या सदन के निर्देशों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इसका कारण यह है कि एलजी विधानसभा के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो वही मैं बता रहा था कि भाई स्वाभाविक सी बात है क्या ही मतलब हो जाएगा फिर चुनी हुई सरकार का। ठीक, शक्ति का संकेंद्रण हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक बात है सारी पावर कहाँ पे जा रही है एलजी के पास। जैसा कि जीएनसीडी जो अधिनियम है प्रावधान किया गया कि विधानसभा द्वारा निर्मित किसी भी कानून में सरकार शब्द का अर्थ है उपराज्यपाल। ये तो बहुत स्वाभाविक बात है, सारी पावर का सेंटर कौन हो जाएगा, उपराज्यपाल हो जाएगा। यदि दिल्ली का प्रशासन अनुच्छेद 239AA के प्रावधान का अनुसार नहीं चलाया जाता तब एलजी की एक रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 239AB के तहत इस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब यदि एलजी सरकार है तो क्या उसे स्वयं अपने खिलाफ रिपोर्ट देनी होगी? वह स्वाभाविक सी बात है। देखो अभी बोल दे कि भाई एलजी मतलब सरकार, अब मान लो कि कल एलजी बोलता है कि ये जो सरकार है वो खराब कार्य कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के जो प्रावधान है उसके तहत नहीं चल रही है, तो इस सरकार को ख़त्म कर दिया जाए। भाई सरकार कौन, सरकार तो तुम खुद ही हो, क्या तुम अपने खिलाफ ही कार्रवाई करोगे? तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन थे। आगे मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसमें डिसीजन दिया था, तो ये सारी चीज़ें दूर की थी। मतलब देखो इससे ये पता लगता है इस टाइप के जो बिल बनते हैं तो इसका मतलब यही है जो केंद्र है ना अपना गुस्सा निकाल रही है, सीधी सी बात है। देखो ये पॉलिटिकल रैलीज है, मतलब पॉलिटिकल झगड़े होते हैं और कुछ ही नहीं है, सीधी सी बात यही। ठीक है, अगला देखो,
सहकारी संघवाद के खिलाफ है भाई, सभा सी बात है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? ये अधिनियम सहकारी संघवाद की भावना की उपेक्षा करता है। साथ ही एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ मामले 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूल सिद्धांतों के भी विपरीत है। क्योंकि उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, देखो याद करो यहाँ पे उस टाइम बोला था क्या था कि हालांकि काउंसिल मिनिस्टर द्वारा लिए गए निर्णयों के संबंध में उपराज्यपाल को सूचित किया जाना है, परंतु याद रखना जो पट्टे रूप से उसके नियंत्रण में नहीं है उसको सलाह मानना ही होगा एलजी को। परंतु ये तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सारी चीज़ें उल्टा कर दिया। तो सभा सी बात है, सहकारी संघवाद के खिलाफ है। अगला, सेवा विभाग पर नियंत्रण। चूँकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए यह गवर्नेंस हमेशा ही विवादास्पद मुद्दा रहा है और सेवा विभाग भी एलजी के अधीन आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो, इसमें मेन पॉइंट यही है कि मतलब करेक्ट यही है कि स्वाभाविक सी बात है कि ये जो बिल लाया गया है इसमें स्वाभाविक सी बात है जो सरकार एलजी बोला गया है, तो ये इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन भी हो रहा है, सहकारी संघवाद के खिलाफ भी है। ठीक है, जो चुनी हुई सरकार उसको कमज़ोर करता है, शक्ति का संकेंद्रण करता है। ठीक है, और एलजी की कार्रवाई की जवाबदेही नहीं होती है, तो विधायक के विशेष अधिकारों के विरुद्ध है। ठीक, अब ये सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप उन्हें देखते हैं कि इसके आगे के क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक, पहली बात तो सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाए। भाई स्वाभाविक सी बात है, देखो ये बात सही है कि दिल्ली को पूरा स्टेट का दर्जा भी नहीं मिल सकता, ना केजरीवाल की बात मानी जा सकती है, और जो सेंटर करना चाह रही है वो भी नहीं। देखो कोलिब्रेशन से दोनों मिलकर काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो शीर्ष न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला था कि संविधान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम 1991 में निर्धारित योजना एक सहयोगी संरचना की परिकल्पना करती है। इसे केवल संवैधानिक विश्वास के माध्यम से साकार किया जा सकता है। मतलब वही कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल को आप फॉलो करो और उसके अनुसार सरकार चलाओ, अपने मतलब राजनीतिक एजेंडा को फुलफिलमेंट करने के लिए नहीं। ठीक है, बेहतर मिश्रित संतुलन का अपनाना। वही बता रहा हूँ कि एलजी की भी कुछ पावर रखो वहाँ, और वहाँ की जो चुनी हुई सरकार उसको भी कुछ आप रेस्पेक्ट दो, दोनों साथ में मिलकर काम करो। इसे दिल्ली के विशेष दर्जे और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते मूलभूत चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाना चाहिए। राजनीतिकरण को कम करना, सभा सी बात है, पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें भाई खत्म करो, कोई मतलब है नहीं। इसी भाई सभा सी बात है कि जो वहाँ का डेवलपमेंट होता है वो रुकता है। दो राजनीतिक दलों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना अंततः प्रतिनिधित्वमूलक शासन के आदर्शों पर हमला करना। अब देखो ये अच्छे वर्ड है, इनको लिख लिया करो, एक डायरी बनाओ अपने शब्दकोश में। ये देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, प्रतिनिधित्वमूलक मतलब रिप्रेजेंटेटिव शासन होना चाहिए। ठीक है, सुस्पष्ट व्याख्या। प्रतिनिधित्वमूलक लोकतंत्र के व्यापक हित में मौजूदा कानूनों को उसी तरह स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है, मतलब उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना। ठीक, अगला देखो, अब आप उन्हें देखते हैं कि जैसे और मतलब कि यूनियन टेरिटरी है, जैसे पुडुचेरी में यूनियन टेरिटरी और वहाँ पे भी विधानसभा है, तो वहाँ की पावर में और यहाँ की पावर में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। देखो दिल्ली के एलजी को पुडुचेरी के एलजी से अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर बैठता है, क्योंकि यहाँ पे संसद है, ये सारी चीज़ें, इसीलिए एलजी को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है पुडुचेरी से। ठीक, दिल्ली के एलजी को कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, ये एलजी को मुख्यमंत्री के परामर्श से लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े मामलों में अपनी शक्तियों को प्रयोग करने की अनुमति देते हैं यदि संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए किसी आदेश के तहत ऐसा उपबंध किया गया हो। तो मैंने पहले बोला था कि ये कहाँ किसके अधीन होता है, एलजी के अधीन होता है। ठीक है, दिल्ली का उपराज्यपाल जीएनसीडी संशोधन अधिनियम 2021 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्य संचालन नियम 1993 द्वारा भी निर्देशित है। दूसरी तरफ पुडुचेरी के एलजी अधिकतर मामलों में संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम। ये भी याद रखना कि थोड़ा अलग अलग है, मतलब इतना यूपीएससी कभी पूछेगा नहीं, पर थोड़ा ही बहुत मतलब कॉमन सेंस में ये रखो कि पुडुचेरी के लिए अलग कानून बना हुआ है जिसके तहत वो चलता है, और दिल्ली के लिए अलग है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। संविधान के अनुच्छेद 239AA के सहित जीएनसीडी संशोधन अधिनियम 2021 द्वारा स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसी कारण यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका पुडुचेरी की तुलना में अधिक है, तो ये नॉर्मल बात है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, अब देखो जो अपना संघवाद है वो मेंस का भी टॉपिक है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए, सब अच्छी बात है। अगर आप इसके कोड को इसको सर्च करोगे ना तो इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। देखो अभी मैं देखता हूँ इसमें क्या मिलता है, तो मैं बता दूंगा पढ़ने लायक है या नहीं है। एक मिनट को ये क्या करता है ना, पहले क्या होता था हर चीज़ ये लिख देते थे, आप लोग जिसको भाई लगे इम्पोर्टेंट है तो थोड़ा बहुत पढ़ना। पर हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूँ, मेंस का टॉपिक है ये, और पीटी में भी लगभग पूछा ही जाता है, ये चीज़ याद रख लेना। तो इम्पोर्टेंट तो है ये। स्कैन करने का कहाँ आता है, एक मिनट को, स्कैनर करके एक होता है ना,
हम्म, देखो संवाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये कोई डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, उसमें छोड़ो ये सारी चीज़ें, मतलब अपना जो बेसिक टॉपिक है ना वहाँ से पढ़ लेना इसको अच्छे तरीके से। एक मिनट रुको, देखो PDF खुला है। हाँ ये अच्छा, मतलब समझ में आ गया, ठीक है। पर इन्होंने इंग्लिश में दिया है, हिंदी में नहीं दिया है। मतलब क्या हुआ ना, इस टॉपिक के बारे में अच्छे हाँ फोकस इंग्लिश में ही डालते हैं, पूरा एक टॉपिक रहता है, पर्टिकुलर टॉपिक। हाँ मतलब अच्छा है, पर तो छोड़ो, चलो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वो अपन मतलब इतना देखो समझो, वो तो अपने ऐसे मेन से टॉपिक है तो अपने वैसे करना अगला। देखो, भारतीय संविधान के संस्थापकों ने भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र की विशेष आवश्यकता को पूर्ति के लिए एक अनूठे संघीय ढांचे की कल्पना की थी। संघीय अभिशासन की एक सुव्यवस्थित संरचना और अच्छी तरह से कार्य करने वाली प्रणाली होती है। यह प्रणाली अपने कई गुना लाभों के आधार पर किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि पिछले दशकों के दौरान भारतीय संघीय कार्य प्रणाली केंद्र और राज्य के बीच संबंधों में होने वाले टकराव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। यह दस्तावेज भारतीय संघीय ढांचे को उभरती हुई प्रकृति और महत्व सूचीबद्ध करता है। देखो कोई मतलब नहीं, छोड़ो, सुनो ध्यान से। मतलब ये है कि अब देखो टॉपिक छाट लो संवाद, और अपने को मेंस में तो पढ़ना ही ऐसे भी, बस वहाँ पे अच्छे से पढ़ लो। मतलब इसलिए बता दो, स्टडी पार्ट को अच्छे से करो, ये अलग से फिर ये फालतू की कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक, ये टॉपिक कर लेते हैं यहाँ तक। कितने पेज तक हो जाएगा फिर अपना? चलो ठीक है, ये टॉपिक कर लेंगे 12। देखो फटाफट देखो अब देखो सुनो, ध्यान से देखना कि अभी क्या हो रहा है। देखो जितना भी इलेक्शन हो रहा है ना, देखो सबसे से पहले अपन क्या होता था, पहले एक मशीन का यूज किया जाता। मशीन क्या है, एक डब्बा होता था, पर्ची होती थी, पर्ची उसमें डाला जाता था, ये यूज होता था, ठीक है। उसमें क्या होता था उस टाइम है ना, मतदान की जो ये पेटियाँ होती थी ना, उसी को गायब कर दिया जाता था। तो मैं थोड़ा एक चीज़, एक टर्मिनोलॉजी सिखाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझना। तो पहले क्या होता था, जैसे मान लो कि राजनेता है, मान लो मैं हूँ, ए नाम का, मान लो मैं ही हूँ, ठीक है। अब मुझे चुनाव जीतना है, तो मैं क्या करूँगा, 10 गुंडे हायर करूँगा और मैं बोलूँगा कि देखो ये पेटी है, मुझे देखो पता लग जाता है। जैसे मान लो कि मेरा अपोजिशन मान लो बी है, ठीक है। अब बी का मैं जानता हूँ कि इसका प्रभाव क्षेत्र है, कि मान लो कि ये एरिया है, समझ, ध्यान से समझना है चीज़। तो क्या होता है, जैसे मान लो इसमें चुनाव हुआ, तो सब ऐसी बात है कि मैं इसमें तो हारूंगा। तो वो क्या करते थे, इन बाहुबली जो गुंडा लोग होते थे ना, उनसे क्या करते थे, पेटियाँ उठवा लेते थे वहाँ से। तो इससे क्या होता था, जैसे मान लो कि पता है कि लगभग 10,000 वोटों से मैं हारने वाला हूँ, तो ऐसे करके वो पेटियाँ गायब करवा लेते थे। तो पहले स्टार्टिंग में ये होता था, तो इसको बोलते थे गुंडा राज। कि मतलब क्या होता था कि पॉलिटिक्स में गुंडा को यूज करते किया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन होने लगा। उसका मतलब ये है, पहले ये जब गुंडा लोग थे, इनके लिए काम करते थे, पैसा मिलता था, ठीक। पुलिस भी पकड़ते इनको थी, इनको तो कुछ होता नहीं था। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि देखो जीते हमारे कारण है, तरीके हमारे अपनाते हैं, तो क्यों ना हम खुद राजनीति में आए। तो ये गुंडा लोग है ना, खुद ही राजनीति में उतर आए। अब इनको पता है चुनाव जीतने का तरीका यही है, पेटियाँ गायब कर दो, ये सारी चीज़ें गायब कर दो, तो हम खुद ही जीत जाएंगे। तो ऐसे क्या होने लगा, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन होने लगा। तो ये सारी चीज़ें होने लग गई थी। आज जो है, अभी देखोगे तो बहुत सारे क्रिमिनल जो रहते हैं, वो ऐसे लोग ही हैं जिनके ऊपर मर्डर का, रेप का, सबका केस लगा हुआ है, पर फिर भी वो MP बने बैठे हैं। और ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट भी है, ADR रिपोर्ट है, ADR रिपोर्ट है। उसमें बोला गया है कि ये जो सारी चीज़ें लगा 250 से ऊपर हो गए हैं। तो ये इसी कारण से है ना, यही कारण है कि जो इंडिया में है ना, जितने भी जो लॉ बनते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। सब ऐसी बात है, अपराधी कानून बना रहा है तो सब ऐसी बात है, उसके लूप फॉल्स रहेंगे ना उसके पास, क्योंकि उसको भी उस लॉ को ब्रेक करना है। अब ब्रेक करना तो वो लॉ को कमज़ोर बनाएगा ताकि मेरा काम चलता रहे। इसी कारण से इंडिया में लॉ इम्प्लीमेंट होने में भी दिक्कत आती है, यही कहीं ना कहीं एक रीज़न भी रहता है, ठीक।
अब तो बात आती है भाई इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन भाई सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसके पास से चैलेंजेस थे। तो उस टाइम ये आते हैं इलेक्शन कमीशन के एक बनते हैं चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन बनते हैं। कौन, याद करो कौन है जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। उसके आगे नेता भी कांपते थे। खेतान है, हाँ खेतान करके कुछ नाम था। नहीं, वो चुनावों को मतलब वो प्रतिनिधियों को ब्रेकफास्ट में खाते थे, ऐसे बोलते थे हाँ उनके हाँ बारे में। हाँ, हाँ, क्या नाम है उनका बताओ। शेषान है, शेषान करके कुछ है। शेषान, हाँ। ठीक है, तो अब जब ये 1989 के दौर की बात है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो चुनाव आयोग को मतलब देखो ना, टीएन सेशन के कारण ही है कि आज चुनाव आयोग को इतनी रेस्पेक्ट मिलती है। ये तो सही बता रहा हूँ ना, चुनाव आयोग को कुछ भी नहीं माना जाता था, क्योंकि सब ऐसी बात है, जो लोग जैसा चाह रहे थे वैसा बन रहा था। तो टीएन सेशन भाई सब ऐसी बात है उसने, और वो ब्यूरोक्रेट था एक, तो वो देखो इसीलिए बता रहा हूँ ना, इनके बारे में पढ़ा करो। देखो मैं कुछ कुछ पर्सनैलिटी बता दूँगा जिनके बारे में पढ़ना। जैसे टीएन सेशन है भाई, इसने इलेक्शन रिफॉर्म मतलब बहुत रिफॉर्म लाया है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ना। ठीक, एक प्रकाश सिंह है, एक आईपीएस था, इसके बारे में पढ़ना, जिसको पुलिस रिफॉर्म के लिए जाना जाता है। ठीक है, इन बंदों को ज़रूर पढ़ो। ठीक है, फिर एक है मेट्रोमैन श्रीधरन, इसको पढ़ो भाई, दिल्ली की कायाकल्प इसी ने कर दिया, मेट्रोमैन ई श्रीधरन। ठीक है, फिर पढ़ो एपीजे अब्दुल कलाम को। ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को पढ़ो जिन्होंने भाई देश में कितना कंट्रीब्यूशन किया। तो टीएन सेशन ने ही सारी चीज़ें जो आई है आज, जो पर्चे वाली सिस्टम आई है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई है, इनका जो है। ठीक है, पहले क्या होता था ना, मतदाता सूची नहीं थी, तो मतदाता सूची बनाया इन्होंने, मतलब बहुत सारे रिफॉर्म बनाए इन्होंने। तो टीएन सेशन ने, तो याद रखना इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ना चाहिए जिन्होंने भाई देश के लिए इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो बहुत बड़ा बदलाव होने, तो इलेक्शन कमीशन को इज्जत ही नहीं देता था। ठीक है, तो ये याद रखना कि अब देखो, अरे एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, जैसे वीवीपी पैट आई थी, ठीक है, वेरीफाई पोर्टल, तो उस टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे कोई नया टेक्नोलॉजी आ रहा है तो वो यूपीएससी के लिए फेवरेट हो जाता है। और ऐसा को देखो, अब इसमें देखते हैं ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, हाल ही में नई दिल्ली में यूज फॉर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सम्मेलन में मेजबानी की थी, कोई मतलब नहीं। ठीक, याद रखना। चुनाव और प्रौद्योगिकी के बारे में, चुनावी प्रक्रिया में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत दुनिया भर में मतदाताओं के साथ विशेषज्ञों के बीच रुचि तथा चिंता दोनों पैदा कर रही है। क्योंकि देखो चिंता पैदा कैसे कर रही है, जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम पे निशाना लगाया जाता है। जैसे अखिलेश जी हार गए यूपी में, तो बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें चैलेंजेस भी रहता है, क्योंकि देखो डिजिटल जितनी चीज़ें आती है ना, उसका हैक होने का डर रहता है। ठीक है, अरे जैसे बोला जाता है कि मोदी हमेशा जो वादे के साथ बोलता है, उसके कारण ये भी है कि पक्का इनके पास है ना, ईवीएम में इन्होंने हैक कर लिया, इसलिए यही जीतते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होना ना कहीं, जैसे याद करो 2019 के चुनाव में मुझे अच्छे तरीके से पता है, जब है ना चुनाव हो रहा था ना, तो पता लग गया था कि मोदी जीत रहा है। तो जितने भी अपोजिशन वाले पार्टियाँ थी ना, उसने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो भाई इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सोचो, चैलेंज कर दिया कि ये है ना मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है। तो सोचो कि है ना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको वो दिया, आदेश दिया कि कुछ मत पत्रों का ना जांच किया जाए इनकी सबकी उपस्थिति में। फिर आखिर में सबकी जांच किया गया, कुछ मतलब मत प्रतिशत बोला गया कि हर जगह से 10% ऐसा कुछ मतों को जांच किया जाए, तब जाके इन लोगों की आँख खुली थी। तो मतलब ये बहुत गलत बात है कि इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर किया जाता है हर बार अपोजिशन वाले पार्टी द्वारा। अभी आप देखो लीडर जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, ये भी कमज़ोर करने में लगी हुई है। तो ये चीज़ें सही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब तक स्वतंत्र होकर कार्य नहीं करेगी ना, तो देश के लिए बहुत चिंता की बात है। ये चीज़ याद रखना। जितना जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी हो, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट भाई एकदम स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, क्योंकि भाई डीवाई चंद्रचूड़ है ना, वो एकदम बंदा, हाँ देखो उसके बारे में पढ़ना, उसकी फैमिली ही भाई, उसका बाप भी जो फादर भी थे वो भी हो रहे हैं। तो मतलब ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ो। अब देखो वो सरकार से नहीं डरने वाला, तो ऐसे आदमी हैं जो सरकार वरकार से नहीं डरते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, दुनिया भर में अधिकांश चुनाव प्रबंधन निकाय चुनावी प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य नई तकनीकों का उपयोग करते हैं, ये बात सही है। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए लाइन है, ये अच्छा है। ठीक है, अगला देखो, आईसीटी गतिविधियों कई स्तरों पर निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। चुनाव पूर्व गतिविधियाँ, मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली में क्या करोगे, मानकीकृत इस्तेमाल और डेटा फॉर्मेट के जरिए ईसीआई के फील्ड कार्य का स्वचालित करना,
मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र का डिजिटलीकरण करना, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो ये किया गया था टीएन सेशन के काल में। मतदान कर्मियों के चयन, ईवीएम और माइक्रो ऑब्जर्वर्स का यादृच्छिकरण, रेंडमाइजेशन करना, ठीक है। मतलब सबाई सी बात है, देखो सुनो ध्यान से। जैसे मान लो किसी इलेक्शन, मान लो का इलेक्शन हो रहा है, अगर मान लो कि मुझे पता लगे, जैसे मान लो मैं यहाँ से चुनाव लड़ने वाला हूँ और एक फला व्यक्ति यहाँ पे आने वाला है, चुनाव की ड्यूटी होने वाली है, तो सबाई सी बात है मैं इसको अपने फेवर में कर लूँगा ना। इसीलिए क्या कहता है, रेंडम होता है। इसीलिए देखना जो गवर्नमेंट जॉब में होता है ना, उनकी जैसे मान लो कि जैसे मेरा भाई बीकानेर में जॉब कर रहा मान लो, तो उसको है ना अलग जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि वो वहाँ से कुछ भी नहीं जानता उन व्यक्तियों को, ताकि वो स्वतंत्र होकर वहाँ पे चुनाव करवा सके, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक। अब देखो ये कोई मतलब नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ पढ़ लो कि कैसे चुनाव होते हैं, क्या है सारी चीज़ें। चुनाव के दिन क्या गतिविधियाँ होगी, कम्युनिकेशन फॉर प्लान फॉर एक्शन ट्रैकिंग, ठीक है। इससे देश के सभी मतदान केंद्रों के संचार विवरणों को कंप्यूटरकृत करने के लिए लागू किया गया है। कॉमेट को पहली बार 2018 राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में लागू की, तो कोई मतलब नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बस पढ़ लो एक बार, कोई मतलब नहीं है, ना पीटी कुछ भी नहीं, कोई काम का नहीं है। इसीलिए बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें कब आएगी तुम लोगों को, जब जिस दिन प्रीलिम्स और मेंस के तुम्हें पेपर याद होंगे, सिलेबस याद होगे, तब पता लग जाएगी ये सब फालतू की चीज़ें, अपने काम की चीज़ें नहीं है। इसीलिए बता रहा हूँ ना, विजन की मैगजीन को ऐसे मत सोचो, वो कुछ भी नहीं है। अगर एक बार पढ़ लोगे, बस एक बार पढ़ो, वो तुम्हें काम की चीज़ें निकाल लो। अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी जो पढ़े रहे उसमें कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें नहीं है, एक पेज भी नहीं भरेगा अगर काम की चीज़ें छाटोगे तो। मतदान केंद्र से मतदान की कार्यवाही की वेबकास्टिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, लोकसभा चुनाव 2009 के दौरान पहली बार तमिलनाडु की लाइव रिकॉर्डिंग की थी, कोई मतलब नहीं, छोड़ो। अगला, चुनाव के बाद क्या होता है, परिणाम और रुझान का प्रसार, अधिकतम त्रुटि के लिए मानकीकृत और अनुकूलित रिपोर्ट का उपयोग करके दुनिया भर में हितधारकों को चुनाव परिणाम प्रसार किया जा सकता है, ये भी कोई मतलब नहीं है। मतलब ये पता होना चाहिए प्रोसेस क्या होती है। चुनाव से संबंधित अन्य गतिविधियों के प्रौद्योगिकी उपयोग, जैसे सीईओ वेबसाइट का डिजाइन, होस्टिंग, मतदाता सूची की मेजबानी, लोक निर्माण, कोई मतलब नहीं, छोड़ो। इसीलिए बता रहा हूँ, अब ये आर्टिकल कुछ भी काम का नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ, कुछ भी काम का नहीं है। ईसीआई डेमोक्रेसी कोर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी का नेतृत्व कर रहा है। इसे समिट फॉर डेमोक्रेसी के अनुरूप रूप में स्थापित किया गया, कोई मतलब नहीं है। समिट फॉर डेमोक्रेसी अमेरिका राष्ट्रपति की पहल है, इसका कोई मतलब नहीं है। वनडे एग्जाम में पूछ ले, पर यूपीएससी में तो कभी नहीं पूछेगा, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, ये फालतू की चीज़ें। भारत एशिया के माध्यम से समिट फॉर डेमोक्रेसी के ईयर ऑफ द एक्शन के प्रोग्राम के रूप में डेमोक्रेसी कोर्ट ऑन द इलेक्शन इंटीग्रिटी का नेतृत्व कर रहा है। इसके तहत एशियाई दुनिया भर के अन्य लोकतंत्रों के साथ अपने ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता, अनुभव को साझा कर रहा है। बस पढ़ लो एक बार, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू की बात। कोर्ट के नेतृत्व के रूप में एशिया ने दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन इकाइयों को प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने प्रस्ताव किया है। इसके अतिरिक्त अन्य ईवीएम की आवश्यकता अनुसार तकनीक, कोई मतलब नहीं, छोड़ो। हाँ, अब ये अच्छा पॉइंट है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, ये फालतू का है, कुछ भी अपना काम का नहीं है यहाँ पे, ये कुछ भी काम का नहीं है अपना। यहाँ से काम आ जाता है कि चुनाव प्रौद्योगिकी महत्व क्या है, ये मेंस का टॉपिक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब कैसे टेक्नोलॉजी है जो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाती है, ठीक है, और कैसे वो अकाउंटेबल भी बनाती है, ठीक है। तो ये अब ये अच्छा पॉइंट है। अब ये दो ये सारा ये पॉइंट है ना, ये सारे अच्छे पॉइंट हैं। तो ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना चाहिए। वो ऊपर का जो फालतू का प्रोसेस हो, कोई काम का नहीं, ठीक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं टेक्नोलॉजी क्या यूज है। देखो, चुनाव में धोखाधड़ी को कमी करता है। प्रौद्योगिकी जनता के लिए पहले ही और अधिक विस्तृत रूप से परिणाम जारी करने हेतु एक सक्षमकारी परिवेश प्रदान करती है। देखो धोखाधड़ी कम कैसे करता है, पहले मैं बता रहा था मतदान पेटी का यूज होता था, उसकी जगह ईवीएम आने लग गया, ठीक है। अब ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, आजकल वीवीपैट भी उसके साथ जोड़ दिया गया, ठीक। तो ये टेक्नोलॉजी है। और आजकल काउंटिंग भी डिजिटली होती थी। मैं खुद बता रहा हूँ ना, मेरे पापा एक अनुभव बताते हैं तो मैं बताता हूँ चुनाव में किस तरीके के घोटाले होते हैं। तो पहले जब क्या होता था, याद करो कि मतदान पेटी में वो कागज़ का ना, उसमें मोहर लगाई जाती थी और उसको रखा जाता था, ठीक। अब ऐसा हुआ, एक गांव में सरपंच का चुनाव था, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आ गई थी कि मतलब दोनों को वोट बराबर मिलने वाले थे, ठीक। तो एक जो मान लो कि मेरा कोई बंदा बैठा है वहाँ पे, ठीक है, तो मैंने उसको, भाई वहाँ पता है ना, क्योंकि एक एक पार्टी के मेंबर भी रखे जाते हैं वहाँ पे, जब चुनाव गणना होती है ना, मतलब वोटिंग गणना होती है, तब वहाँ पे एक एक मेंबर रखा रहता है। अब जैसे इस बंदे को पता लग गया था कि लगभग बराबर जाने वाला है वोट, तो उसने क्या किया, कागज़ के तो होते थे 20 जो वोट थे, 20 वोट वो खा गया कागज़ को खा गया, सोचो, खा के पानी पी लिया। अब किसको क्या पता लगेगा। पर आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो ये नहीं हो सकता ना, समझ रहे हो ना। तो मतलब कैसे टेक्नोलॉजी, देखो चुनाव में, अब देखो चुनावों में धोखाधड़ी को कमी करता है, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना, मतलब इस तरीके के वो होते थे उस टाइम, ठीक। दूसरी बात,
यह पारदर्शिता धोखाधड़ी को रोकती है। इस प्रकार ये निष्पक्ष और लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक, अगला, मतदाता रजिस्टर की सटीकता में सुधार करने में मदद मिलती है। भाई स्वाभाविक सी बात है, देखो बहुत अच्छी बात है। देखो पहले जब TN सेशन से पहले क्या होता था कि ऐसा ही चुनाव होता था, कोई दे रहा है, इसीलिए याद करो कि आपके घर में भी किसी से पूछना कि उस टाइम है ना फर्जी वोट कोई भी दे के आ जाता था, क्योंकि फ़ोटो लगी नहीं होती थी। पर जब TN सेशन आया ना तब उसने मतदाता सूची में वो जो पहचान पत्र होता है उसमें फ़ोटो जोड़ा। ठीक है, पर आज भी देखोगे ना उसमें फ़ोटो इतनी ख़राब आती है जिसकी कोई हद नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना। पर आजकल क्या है कि डिजिटलाइजेशन किया गया, आपका आधार कार्ड से भी जोड़ दिया गया है, तो आप उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतदाता रजिस्टर सटीकता में सुधार में मदद मिलता है। उदाहरण के लिए ब्राज़ील में इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पंजीकरण प्रणाली बनाई गई है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को एक से अधिक स्थानीय रजिस्टर में पंजीकरण होने से रोकता है। तो वही मैं बोल रहा था कि एक ही व्यक्ति 2-2 वोट दे देता था, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इससे क्या होता है ना कि अच्छा सटीकता आती है उसमें। ठीक, अगला क्या है, पहुंच में सुधार। उदाहरण के लिए भारत ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मत प्रणाली की शुरुआत की है। प्रणाली सेवा मतदाताओं को डाक मत पत्र को एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है। बहुत अच्छी बात है कि पहुंच। और आगे फ्यूचर में ये प्लान है कि इलेक्शन कमीशन देख लेना अपने रहते रहते मतलब मेरा मानना है कि 2050 से पहले याद देख लेना कि मतलब डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतलब आप घर बैठे वोट कर पाओगे, ये देख लेना हो जाएगा। और 2050 से पहले हो जाएगा। और ये धीरे-धीरे इस पे काम भी चल रहा है। तो ये किसके तहत होगा? टेक्नोलॉजी के तहत ही होगा। इसने उन सेवा मतदाताओं के लिए मतदान के अधिक सुलभ बना दिया है जो अपने पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे मान लो कि आर्मी के जवान होते हैं या जो गवर्नमेंट जॉब में कर रहे थे बाहर, तो वो ये वाली प्रणाली के तहत अपना वोट देके भेज सकते हैं। ठीक, अगला, दक्षता में सुधार होता है। कैसे भाई? प्रौद्योगिकी के माध्यम से चुनाव कार्यालय प्रबंधन प्रक्रिया में प्राप्त दक्षता सभी मतदाताओं की सेवा में सुधार करती है। इसके अंतर्गत चुनाव कार्यालय में कर्मचारी गतिविधियों को समझने में शामिल है। देखो स्वाभाविक सी बात है कि एफिशिएंसी बढ़ाती है, क्योंकि सोचो पहले ह्यूमन द्वारा किया जाते थे तो टाइम भी ज़्यादा लगता था। इसलिए देखो पहले रिजल्ट आने में ना बहुत टाइम लग जाता था। अब आजकल तो आराम से एक दिन में रिजल्ट घोषित हो जाता है, चाहे सोचो लोकसभा के चुनाव हो चाहे किसी के भी चुनाव हो। तो ये होता है एफिशिएंसी में सुधार होता है। ये किसके द्वारा सुधार होता है? टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगला, मतदान प्रतिशत में सुधार हुआ है। देखो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि देखो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे पहले क्या होता था कि लोगों अगर मान लो आइडेंटिटी कार्ड अच्छे से नहीं बनाया, लिंकेज नहीं है, तो लोगों को भी लगता था कि फालतू का है, जाओगे वहाँ पे वोट भी नहीं दे पाओगे। पर वोट का भी महत्व नहीं था, क्योंकि लोग मतदान पेटियाँ वो चुरा ले जाते थे। अब लोगों को विश्वास हो रहा है धीरे धीरे डेमोक्रेसी में, तो समझिए मतलब मतदान जो प्रतिशत उसमें बढ़ेगा। इंटरनेट विशेष रूप से मतदाता पहुँच के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से युवा मतदाताओं के लिए उपयोगी जो अपनी अधिकांश जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करते हैं। चुनाव से संबंधित जानकारी प्रसार करना, एजेंसी वेबसाइट का यूज करती है, ई न्यूज़ लेटर्स का, सोशल मीडिया का, पॉडकास्ट आदि के माध्यम से जानकारी प्रसार कर सकती है। ठीक है, अब देखो इसमें चैलेंजेस क्या है, वो चीज़ अपने को अपना अगला डीप फेक का भी उपयोग करना। इसके जरिए विघटनकारी तत्व लोक धारणा को बदलने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा ऐसे तत्व डीप फेक को बार बार तथ्य के रूप में पेश करके उपयोगकर्ता को भ्रमित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चुनाव से ठीक पहले ईवीएम हैकिंग पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TS कृष्णमूर्ति के डीप फेक वीडियो प्रसारित हुआ था। मतलब क्या होता है ना, जैसे आजकल देखो टेक्नोलॉजी इतना, जैसे AI है ना, आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी उसमें इतना जैसे मान लो कि मैं चाहूँ तो आज मोदी का है ना कुछ भी वीडियो बना सकता हूँ जिसको उसका चेहरा लगा हो, समझ में आया? तो इस तरीके के जो है, अब जो मान लो कि जो इलेक्शन कमीशन का जो चीफ है उसके द्वारा कोई गलत मैसेज प्रसारित कर दिया जाए, मतलब समझ रहे हो, उसका चेहरा लगा के, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी है। मतदाताओं को हेरफेर करना, उदाहरण के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान के लिए कार्य किया था। इसके लिए एनालिटिका ने मतदाता प्रोफाइलिंग और लक्ष्यीकरण के उद्देश्य से लाखों फेसबुक खातों से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की थी। तो ये तो होता है, डाटा की चोरी के तहत होता है। जैसे आपका इंटरेस्ट जान लिया जाता है, आप किस तरीके की, मान लो कि जैसे मान लो फेसबुक आप चलाते हो तो किस पार्टी का आप लाइक कर रहे हो, ज़्यादा करते हो, इस डाटा के है ना एक वो होता है, और वो आइडियोलॉजी कैच की जाती है, और किस तरीके की आइडियोलॉजी आप पसंद कर रहे हो, तो इसीलिए ना पॉलिटिकल पार्टी इनमें बहुत ज़्यादा करती है। तो ये भी एक मिस यूज है। अगला साइबर सुरक्षा का चैलेंज है। साइबर सुरक्षा जोखिम चुनाव प्रक्रिया के सक्षम में एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए रूस पर यहाँ आरोप लगाया था, उसने डेटा वाले कंप्यूटर में हैकिंग के माध्यम 2016 के संयुक्त राज्य अमेरिका चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अब देखो याद रखना, देखो ये डायरेक्ट ये लिखो और डायरेक्ट बस ये लिख दो, बस डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान में ये डायरेक्ट ये लिखो, ये लिखो बस रूस द्वारा, तो इससे क्या ना टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। अगला, प्रौद्योगिकी की सार्वभौमिक पहुँच। अब देखो समझ की बात है कि हर के पास डिजिटली, अगर मान लो कि कल अपन आज इंडिया में मान लो कि अपन डिजिटल वोटिंग शुरू कर दें, ई वोटिंग शुरू कर दें, तो समझ की बात है कि भाई इंडिया में आज भी लगभग 70% ऐसी जनसंख्या जिनके परिवारों में नहीं, मतलब ठीक है आज लगभग
और फिर भी आज भी है ना 20 या 30% ऐसे मिल जाएंगे जिनके घर में मोबाइल नहीं है, स्मार्ट वॉच नहीं, मतलब मोबाइल नहीं है, तो सभी सी बात है, फिर कोई मतलब ही नहीं है अगर अपन ई वोटिंग शुरू कर देंगे। इसीलिए बता रहा हूँ 2050 से पहले पहले ही होगा। अभी ऐसे सोचे कि नहीं अगले साल ही हो जाएगा, नहीं, उतना नहीं, टाइम लगेगा अभी इन चीज़ों में, क्योंकि भाई उस लेवल पर देश को पहुँचना भी होता था कि हर के पास वो चीज़ें अवेलेबल रहे। प्रौद्योगिकी कमियां बिना किसी लागत के सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी इन प्रौद्योगिकी देश के भीतर या बाहर से उपयोग कर सकता है और इनमें हेरफेर कर सकता है। इसके माध्यम से संरक्षित समूह को लक्षित किया जा सकता है और लोकतंत्र की सुचिता को कम किया जा सकता है। मतदाताओं में जागरूकता की कमी है। मतदाताओं को इसमें नियंत्रण बहुत कम है कि उन्हें सोशल मीडिया द्वारा कैसे प्रोफाइल किया जाता है और इसका उनके फीड पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर क्या असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त उनका इस पर भी बहुत कम नियंत्रण के अन्य उपयोगकर्ता की तुलना में क्या देखते हैं। मतलब समझिए बात, अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो वही सारी चीज़ें हैं। देखो क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, आजकल जो यूट्यूब काम करता है, यूट्यूब में अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का देख रहे हो तो बार बार उसी का वो दिखाएगा। अब जब बार बार तुम उसी का देखोगे तो समझ बात है उसके फेवर में तुम वोट दोगे। तो पर आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप अपनी इच्छा से वोट नहीं दे रहे हो, वो अपनी इच्छा से आपसे करवा रहा है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है, जब तक अवेयर नहीं रहोगे। तो आगे का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ऑनलाइन स्पेस में मतदाता सुरक्षा होनी चाहिए। डेटा स्थानीकरण में ऑनलाइन स्पेस पर मतदाता सुरक्षा विस्तार करने में मदद मिलती है। यदि देश के भीतर मतदाता डेटा का भंडारण आवश्यक बना दिया जाता तो इसमें विदेशी अभिकर्ताओं के लिए चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना अधिक कठिन हो। जैसे कैसे अमेरिका चुनाव में किसने कर दिया था? रशिया ने। तो वो कारण क्या था? डेटा लोकलाइजेशन नहीं था वहाँ पे। अगर डेटा लोकलाइजेशन रहता, अमेरिका के पास ही डेटा रहता, तो रशिया इंटरफेयर नहीं करता ना। अगला, बिग टेक कंपनियों के लिए जवाबदेही तंत्र। जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी है उनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल बना, कल अगर आपका डाटा कहीं पे भी लीक होता है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। विनियामकों द्वारा उन्हें अपनी मूल कंपनियों के साथ डेटा साझा करने से रोकने का आदेश दिया जाना चाहिए, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में किया गया है। साइबर हस्तक्षेप को पहचाना और दंडित करना। अगर कोई साइबर क्राइम कर रहा है चुनाव के लेके, मान लो मशीन को हैकिंग करने का प्रयास कर रहा है, तो उसको पकड़ा जाना चाहिए। या आवश्यक है घरेलू कानून में चुनावों में साइबर हस्तक्षेप की पहचान करे, उसे दंडित करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण अभिकर्ताओं की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से रोकेगा, साथ ही निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करने में मदद करेगा। अगला है चुनाव संचालन स्थान में समर्पित साइबर सुरक्षा कार्रवाई। साइबर खतरों से बचाने के लिए समर्पित साइबर सुरक्षा की इकाई की स्थापना की जानी चाहिए। इन इकाइयों द्वारा अधिकारियों और राजनीतिक कर्मचारियों को बुनियादी साइबर सुरक्षा प्रणाली में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जैसे कि पासवर्ड अपडेट करना चाहिए, फिशिंग प्रयासों को पहचाना आदि किया जाना चाहिए। ठीक, तो अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो अब इसमें आप आराम से शॉर्ट नोट्स बना लो। अब ये अच्छा टॉपिक है, मैं फिर बता रहा हूँ अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बस इंपॉर्टेंट है। तो क्या महत्व है टेक्नोलॉजी का, ये बस ये पॉइंट लिखो और एक एक एग्जाम्पल लिख लो, और इसके क्या चैलेंजेस है और इनके क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, इस तरीके से आराम से आधे पेज में भी आपके नोट्स, बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाना, और कोई भी इसमें फालतू, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो आज अपने 2 टॉपिक किए, ठीक है। अब ये अब ये कर लेंगे फटाफट। अब देखो आगे छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, ये कोई फटाफट हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में आईआर करेंगे, तो कल करेंगे अपन, ठीक है। समझ में आया? सो गए क्या सब लोग? नहीं सर, समझ आया। नहीं सर। तो आगे पढ़े एक और आर्टिकल, या फिर रिवाइंड कर देंगे? सर हाँ बोलो। नहीं कराएंगे क्या? क्वेश्चन नहीं कराएंगे? किसकी क्वेश्चन? सीसेट। अच्छा, सीसेट वाले। मैथ आज से शुरू करना है, सब लोग रेडी हो? जी रेडी है सर। चलो ठीक है, रुक जाओ। 5 मिनट का